हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आपकी 3 दिन का टर्न चलेगा। 3 दिन आपकी ग्रामर पोर्शन चलेगी और 3 दिन आपकी फर्स्ट पेपर चलेगी। तो आपका आज थर्सडे और थर्सडे के अकॉर्डिंग आपका आ चुका है फर्स्ट पेपर लेकर के, जिसमें आपको आज पढ़ना है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द लास्ट लेसन, जिसके लेखक हैं अल्फोंसो डॉडेट। इनका जन्म 1814 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 में। जैसा कि लेखक ने बताया है और हमारे बताया गया है कि इसमें जो कहानी, देखिए मैं शुरुआत में थोड़ा सा केवल इसकी समरी बताना चाहूँगा, उसके बाद हर एक चैप्टर की हर एक पैसेज की लाइन बाय लाइन आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि यदि इसमें मैं समरी की बात करता हूँ तो समरी इसकी थोड़ी सी लॉन्ग है, और यदि मैं इसकी पूरी समरी बताऊँगा तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट केवल ओनली समरी में चले जाएंगे। इसलिए मैं आपकी एक एक लाइन का डिक्लेयर करूँगा, जिससे आपको हर एक पैसेज का अच्छे से अर्थ समझ में आ जाए। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होता है, आपका एग्ज़ाम में रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आता है, उसमें आपको अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि आपको अर्थ बहुत अच्छे से आया है तो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि लेखक ने इसमें प्रूशिया और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, एक वार होता है 1870 के और 1871 के बीच में, जिसमें से प्रूशिया जो होती है फ्रांस को हरा देती है। इसमें एक लेखक ने बताया है कि एक बालक होता है जिसका नाम होता है फ्रांस या फ्रेंच जिसे बोलते हैं। तो वह स्कूल के लिए अपना रेडी होता है और लेट स्कूल पहुंचता है। क्योंकि उसे जो उसके एक अध्यापक थे, उसके गुरु थे, उनका नाम था एम हैमेल का कहना था कि उन्होंने उसके बारे में पार्टिसिपल के बारे में पूछना था, तो इस वजह से वो लेट पहुंचता। एक दिन तो उसमें वो सोचता है कि यदि मैं स्कूल ना जा करके, उसके मन में विचार आता है स्कूल में ना जा करके बाहर सारा दिन घर के बाहर अपना टाइम वेस्ट करूं तो कितना अच्छा होगा। बाहर की ये सुंदर पक्षियों के अंडे बिनना और ये सारी चीज़ें, तो मतलब टोटली यहाँ पे इसमें से ये बताया गया है कि एक जो बच्चों का लाइफ होता है, बच्चों की स्टार्टिंग की लाइफ होती है, उसके बारे में बताया गया है कि यदि आप शुरुआत टाइम पर ना पढ़ते नहीं, यानी जब कोई चीज़ पास होती है तब तक हमें उसका एहसास नहीं होता है, और जैसे वो चीज़ हमसे पास में नहीं होती है तब हमें उसका एहसास होने लगता है। जैसे कि लेखक जो था 40 वर्षों ने इसी स्कूल में, अल्फाज और फॉरेंस के स्कूलों में उन्हें 40 वर्षों तक टीचिंग कार्य करता है एम हैमेल। और उसके बाद बर्लिन से आदेश आ जाता है कि स्कूलों में, लॉरेंस और फ्रांस के स्कूलों में आपको ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सब सोच करके अध्यापक बहुत दुखी होता है। गांव के जो पुराने लोग होते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो भी लोग स्कूल बहुत कम गए होते हैं। इसी सब सारी चीज़ों को लेकर के हम ओनली डायरेक्ट पैसेज पे आते हैं कि जब पैसेज आप समझ जाएंगे तो आपको समरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए फर्स्ट पैसेज आपको पढ़ते हैं। जैसे कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि इसका मतलब कि जब सुबह वह स्कूल के लिए रवाना हुआ। कौन? फ्रेंच। इसके बाद एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ द स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, बट उसे डांट खाने का भी डर लग रहा था। कैसा डांट? क्योंकि एम हैमेल जो थे कह चुके थे कि आपसे पार्टिसिपल के बारे में पूछा जाएगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम, और उसे पार्टिसिपल का पहला सा अक्षर भी पता नहीं था कि पार्टिसिपल क्या होता है, इस वजह से उसको बहुत डर था। इसके बाद बात करते हैं फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग ऑफ द डे आउट ऑफ द डूर्स। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि मैं घर से बाहर दिन बिताऊं। एकदम उसके मन में ख्याल सा आता है कि मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए घर से बाहर चला जाऊं और अपना जो टाइम है एक्सपेंड करूं बाहर। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, मतलब जो वो दिन था, वो दिन बहुत गर्मी थी, यानी कि दिन बहुत ही चमकदार था। चमकदार का मतलब है कि उस दिन तेज धूप रही होगी। उसके बाद बात करते हैं द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द इज ऑफ द वुड्स। इसका मतलब कि जंगल के छोर पर पक्षी जो थे चहचहा रहे थे। और एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो आरा मशीन के पीछे, आरा मशीन, सोमिल क्या होता है? सोमिल का मतलब होता है आरा मशीन। आरा मशीन जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं, आरा मशीन के पीछे जो प्रूशियन के सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल। मतलब यह सब पार्टिसिपल के रूल्स की जगह बहुत ही मनमोहक था, यानी कि वो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास ना जा करके यदि मैं पक्षियों के चहचहाने पर वहाँ पर जाऊँ, अपना टाइम जंगल पे व्यतीत करूँ, तो ये सब उनसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था उसे। तो बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, बट उसे मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वह स्कूल के लिए तेज़ी से चल पड़ा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए धीरे धीरे मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि लेसन जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से 11 से 12, 11 से 12 आपके पैसेज हैं, और मैं ये चैप्टर आपके 2 दिन में फिनिश करूँगा, क्योंकि एक्चुअली पे ऐसा है कि यदि मैं एक ही दिन में पूरा आपको समझा दूँ तो आपको भी थोड़ा सा बाउंस होगा, और सेकेंड चीज़ कि वीडियो जो होगी थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में टाइम है तो वीडियो लॉन्ग अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा आज पार्ट 1 लेके चलूँगा और नेक्स्ट वीडियो हमारी कल पार्ट 2 पे आएगी। तो अब नेक्स्ट पैसेज पे बात करते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड वो होता है जिसमें से समाचार पत्र लिखे होते हैं। तो जैसे ही मैं व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, कहाँ? द टाउन हॉल। टाउन हॉल का मतलब सभाघर के पास से। वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब कि जब मैं सभाघर के पास से गुजरा तो सूचना पट, यानी कि जिसमें बोर्ड जो लिखा था, बोर्ड था, उसमें उसके पास इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने भीड़ जमा हुई थी। अब जब भीड़ जमा हुई थी तब उसके बाद क्या कहता है कि फॉर द लास्ट 2 years और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हेयर। मतलब पिछले 2 वर्ष जो हमारे बुरे समाचार थे इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से हमको रिसीव होते थे। पिछले 2 वर्ष से जितने भी बुरे समाचार आते थे। अब बुरे समाचार कैसे? जैसे कि हारे हुए युद्ध के समाचार। ये पुराने समय में लोग युद्ध ही लड़ते रहते थे, तब क्या होता था कि उनके हार जाने के समाचार, और जो हमारे सैनिक थे और हमारे जो ऑफिसर थे उनका सैनिक में आधे संबंधी समाचार, इस टाइप के जितने भी हमारे बैड न्यूज़ होते थे हमें बुलेटिन न्यूज़ के थ्रू ही हमें रिसीव होते थे। इसके बाद क्या कहता है? एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके हुए अपने ही मन में सोचा। मैंने बिना रुके हुए ही अपने मन में सोचा। क्या सोचा भैया? आई कुड व्हाट कैन बी मैटर नाउ। अब क्या बात हो सकती है? मतलब उसने सोचा यहाँ पे भीड़ जमा है तो आखिर मैटर क्या है, उसने अपने मन में ही बिना रुके सोचा। इसके बाद बात करते हैं देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, और इसके बाद वह अपनी तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। इसके बाद बात करते हैं कि द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। मतलब कि जैसे ही वो अपने तेज़ी के साथ चला, वाक्टर नामक लोहार जहाँ उसके अप्रेंटिस मतलब जिसके साथ वह जिसको सिखाता था उसके साथ में वो समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसने तेज से पीछे से आवाज़ दी, ए लड़के इतनी जल्दी मत कर। क्या कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब यू विल गेट योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब इतनी जल्दी मत कर लड़के, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त ढेर सारा समय है। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है। किसने सोचा? फ्रांस ने। उसने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मतलब कि और वह सांस फूलता हुआ या हाँफता हुआ एम हैमेल के छोटे से बगीचे के पास जा पहुंचा। यूजली सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल प्रारंभ होते हैं, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग। यहाँ देखते हैं कि लेखक कह रहा है कि जब सामान्य तौर पर जब स्कूल प्रारंभ होते हैं तब वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर होता है स्टार्टिंग में कि जिसका शोर गली में आराम से सुना जा सकता है। ये चीज़ आप लोग फील भी कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल पे जैसे मेज का खोलना बंद करना, डेस्क उठा करके इधर रखना उधर रखना, यानी इन सब चीज़ों का जो शोर होता है ये सब चीज़ें शुरुआत दौर पे होती हैं जिसे आसानी से गली पे सुना जा सकता है। ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड अनसन वेरी लाउड। मतलब कि डेस्क के जो होती हैं, डेस्क का खोलना बंद करना और बेहतर समझने के लिए
वेरी गुड, विद आवर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब बेहतर समझने, कभी कभी होता नहीं टीचर कहता है कि चलो लर्न करो अभी सुन रहे हैं, तो बेहतर समझने के लिए कान पे हाथ रख करके हम उस चीज़ को तेज तेज पढ़ते हैं। जब उस चीज़ को तेज तेज पढ़ते हैं तो उससे हमें बेहतर समझ में आता है। इसके बाद एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक होता है उसके विशाल पैमानों का मेज पर पटकना, जो मतलब जो अध्यापक छड़ी लिए होता है वो टेबल पर मेज से पटकता है जिससे उसकी तेज आवाज़ होती है। इसके बाद आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, वो ये सोचता है कि मुझे भरोसा होता है कि मैं बिना किसी हल्ला के, बिना किसी शोर के और बिना किसी को दिखाई पड़े जा करके अपनी बेंच पर बैठ जाऊं, उसे ऐसा लगता है। परंतु दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एंड संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे एक संडे की सुबह होती है। जैसे संडे की सुबह स्कूल पे एक सन्नाटा छा रहता है, उसी तरह से उसको ऐसा फील होता है कि आज जो है संडे की सुबह है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि आई सा माई क्लास थ्रो द विंडो आई सा माई क्लासमेट, उसने खिड़की से, मैंने अपने सहपाठियों को झाँक कर देखा, किसने, फ्रेंच ने, खिड़की से अपने सहपाठियों को झाँक करके देखा। क्या देखा कि माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेस एंड आई एम हैमल वर्किंग अप एंड डाउन, मतलब जो मेरे साथी थे, मेरे क्लासमेट थे, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन ले चुके थे, अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। और उसके बाद एम एम क्या कर रहे थे, एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मतलब कि जो उसके अध्यापक थे एम हैमल अपने भुजाओं में एक डंडा दबाए हुए इधर से उधर घूम रहे थे। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरी डे, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और उसके सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेज नाउ, मतलब कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आई ब्लफ्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था और मैं कितना शर्मिंदा था लेट पहुंचने के कारण। ये कौन कहता है, फ्रेंच, किससे, अपने आप से सोच रहा है। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं, बट नथिंग हैपेंड, इसका मतलब परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, एम हैमल सा मी, एम हैमल ने मुझे देखा और सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुतापूर्वक शब्दों में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे नन्हे बालक जाओ अपनी जगह पर जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। इसके बाद आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट इन लिटिल ओवर माई फाइड, मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि मैं उस टाइम पे कितना डरा हुआ फील कर रहा था, मैंने उस समय से अपने आधे से डर को खो दिया। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अर्थात मैंने अभी तक यह नहीं देखा था कि हमारे अध्यापक ने एक सुंदर हरा कोट पहन रखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और काली हिज फ्रिल्ड शर्ट, यानी कि झालरदार शर्ट, एंड छोटी काली टोपी ये पहन रखी थी। क्यों पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट इन एक्सपेंशन एंड प्राइज डे, वो ऐसी ड्रेस कब पहनते थे जब निरीक्षण के समय में या पुरस्कार वितरण के समय में वो ऐसी ड्रेस पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलेमन, मतलब जो सारा विद्यालय था उस दिन एक विचित्र तरह से और सारा खाली खाली सा लग रहा था, बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था जैसे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, उनमें से मुझे एक चीज़ बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्या थी, जैसे ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपुल, मतलब कि जो पीछे की जो सीटें खाली रहती थी हमेशा, उन सीटों पर आज गांव के खाली सीटों पर गांव के पुराने लोग बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉन्कर्ड दैट द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पीछे बेंच पर जो भूतपूर्व पूर्व मेयर थे, जो पूर्व मास्टर थे, अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा कई अन्य लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी क्या थे, सभी दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाउसर हैड
brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page. इसका मतलब जो बूढ़ा आदमी था उसके पास एक बाल पोथी थी। बाल पोथी का मतलब एक पुरानी बुक टाइप की थी, जिसके में उसके जो कॉर्नर थे, कॉर्नर उसके अंगूठे से बार बार पेज पलटने के कारण गंदे हो चुके थे, और वह बुक अपने पैरों के घुटने के बीच में रखा था, और उसका जो चश्मा था उसके बुक पर खुला पड़ा हुआ था। इस सब पर विचार कर ही रहा था। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर। एम हैमेल जो थे अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच हैड यूज्ड टू मी, मतलब उनके द्वारा एक उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में इनका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। मतलब उन्होंने ऐसे एक जेंटल मतलब टोन में, एक सामान्य भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्होंने उनका प्रयोग डायरेक्ट मेरे लिए किया। माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। मेरे बच्चों, यह आपका पाठ अंतिम पाठ है, या आज का पाठ आपका अंतिम पाठ है। द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊँगा, जो मैं आज तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ द एलास एंड लॉरेन, मतलब कि बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि जो अल्लास और लॉरेन में जो स्कूल हैं उनमें केवल अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रांस पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके जो नए अध्यापक हैं वो कल आ जाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं ओ व्हाट अ थंडर ने द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपकी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। फिर आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एकाग्र रहें। मतलब लेखक का कहना है कि या ML का कहना है कि यह आज आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, और मैं चाहता हूँ कि आज सब लोग एकाग्र रहें, शांत रहें। व्हाट आ थंडर क्लैप, व्हाट आ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, यह फ्रेंच कहता है, यह फ्रेंच के लिए यह शब्द बिजली की कड़कड़ाहट की तरफ थे। मतलब उसे ऐसे शब्द सुनकर के ऐसा सरप्राइज लगता है कि वो बिल्कुल से एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि मतलब उसके लिए ये शब्द एक सरप्राइज की तरह थे, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह द रिच दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब अब वह समझ पाया था कि आखिर टाउन हॉल में सभागार में भीड़ क्यों लगी हुई थी। मतलब हाय अब आगे लोगों ने ये लगा रखा था, क्या लगा रखा था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई हार्डली न्यू टू हाउ टू राइट, अब वो अफसोस करता है कि वाई हार्डली हाउ टू राइट, मतलब कि वह उसने अभी पढ़ना तक नहीं सीखा था। वाई हार्डली आई न्यू हाउ टू राइट, मतलब कि उसे केवल अपने मुश्किल से ही तो लिखना, फ्रेंच कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था। इसके बाद आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब इससे अधिक नहीं सीख पाऊँगा क्योंकि उसके सर को दूसरे दिन देश छोड़ कर जाना होता है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रुक जाना होगा। Oh, how sorry, I was not learning my lesson for seeking birds, eggs or going sitting on the floor, मतलब फ्रेंच जो है एक अफसोस करता है कि हाय मैं अपना पाठ याद नहीं कर पाया, मैं अपना पाठ याद करने में मन नहीं लगाता था, और मैं अपना सारा समय पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। ये सब सोच करके वो बहुत दुखी हो रहा था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, मतलब कुछ समय पहले जो बुक उसके लिए बहुत ही भारी लग रही थी, कुछ समय पहले जो उसके लिए बुक बहुत ही भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी व्याकरण की बुक और संतों का इतिहास अब वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्रों की तरह लग रही थी। वही चीज़ है, क्यों ऐसा लग रहा था ये भी बात करते हैं आगे। नाउ दैट आई कुड गिव अप, लेकिन मैं इन्हें त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमेल टू द आइडिया दैट द वाज गोइंग अवे, लेकिन एम हैमेल के विचार भी आ रहे थे कि अब वो देश छोड़ के जा रहे हैं। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड
मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और मुझे उनके डंडे के बारे में भी, जो रूलर हमेशा वो अपने साथ में रखते थे, उनके डंडे के बदमिजाज के बारे में भी ख्याल आ रहे थे, इसके बारे में कि मैं इन सबको कैसे भुला पाऊँगा। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ रहे होंगे और समझने का प्रयास कीजिए। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी पैसेज में आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में करिए कि सर ये अभी पैसेज नहीं आया है, मैं इस चीज़ को दोबारा आपके सामने लेकर के आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस पुअर मैन। पुअर मैन ये किसके लिए क्या कहा गया है? उस MML के लिए, उन अध्यापक के लिए कि ए बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, मतलब यह गुरुजी इस अंतिम पाठ के सम्मान में दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, मतलब इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने इस संडे के दिन पर एक बहुत ही सुंदर कपड़े पहने थे। Now I understood why the old man of the village were sitting, मतलब अब मैं समझ पा रहा था कि जो मेरे बेंच में पीछे बैठे थे गांव के लोग, वो क्यों बैठे थे। There in the back of the room, it was because they were sorry, क्योंकि वो उनको भी ये महसूस हो रहा था, उनको भी दुख हो रहा था, क्योंकि they had not gone to school more, क्योंकि वो भी बहुत अधिक स्कूल नहीं गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं गए थे। आगे बात करते हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ द थैंकिंग आवर मास्टर फॉर दिस हिज 40 ईयर्स, मतलब अपने अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के बाद फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, मतलब हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और अपने देश का सम्मान को व्यक्त करने के लिए इससे अच्छा तरीका उनके पास और नहीं था। मतलब कि हमारे अध्यापक को जो MML ने ऐसा काम किया कि जो अब उनका देश नहीं था, उस देश को सम्मान रखने के लिए और अपने अंतिम 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए इससे अच्छा तरीका उनके पास नहीं था। आगे बात करते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना या मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब मुझे बोलने की बारी थी, पार्टिसिपल के बारे में मुझे बोलने की बारी थी बिना किसी गलती के। यानी कि इसके बाद क्या है, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ग्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, मतलब कि वह सोच रहा था कि मैं बिना किसी गलती के पार्टिसिपल का एक एक चीज़ें बताने के लिए मैं तैयार हूँ। वेरी लाउड एंड क्लियर, और बिना किसी गलती के और तेज़ आवाज़ के साथ मैं पार्टिसिपल के हर एक नियमों को अच्छी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड विदाउट वन मिस्टेक, यानी बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, बट मैं पहले शब्द पे ही उलझ गया। मतलब कि जब यही चीज़ होता है ना कि जब किसी को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है तो अच्छे से तैयारी करके भी जाता है, लेकिन जब वो उसको बुलाया जाता है तो वो पहले शब्द पे ही अटक जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है, जैसे कि फ्रेंच के साथ में हुआ। इसके बाद फ्रेंच पहले शब्द पर अटक गया और मेज पकड़कर खड़ा हो गया। उसका जो दिल था बहुत ही तेज़ हार्ट बीट कर रहा था, अर्थात उसमें से ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा देखिए नॉर्मली सबके साथ में होता है, जैसा जब टीचर कोई आपसे स्टैंड करता है आपसे कि ये आपको बताने के लिए, तब सबके साथ में ऐसा होता है कि आपका दिल जो है तेज़ी से धड़कने लगता है और आपको जो आता हुआ है वो भी आप भूल जाते हैं। वही चीज़ फ्रेंच के साथ में हुआ। तो होल्डिंग ऑन माई डेस्क एंड माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, इसका मतलब कि उसने बहुत कोशिश करी अपने आप को बिना किसी गलती के कि मैं अपने सारी चीज़ पार्टिसिपल के बारे में कह सकूं, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया और पहले शब्द पर ही अटक गया और उसके दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो अब मेज पर दोनों हाथ रख करके खड़ा हो गया और अपनी शर्मिंदा के कारण वो अपना सिर ऊपर नहीं कर पा रहा था। तो ये आपका 7 पैराग्राफ आपके फिनिश हुए और नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेकर के आएंगे आगे जो आपके सिलेबस बचा हुआ है
प्रोज में जितने भी आपके पैसेज बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तो अलविदा चाहता हूँ आज की छोटी क्लास में। थैंक यू।